सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि आप रियल वर्ल्ड जैसी एक्यूरेसी को ढूंढ रहे होते हो अपने मॉडल के अंदर। जबकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, जिस लेवल पर हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हम उस प्रोसेस को गो थ्रू करें। एक्यूरेसी हमें वो नहीं मिल पाएगी। उसके रीजन पहला, हमारे पास उतना डेटा ही नहीं है जितना रियल टाइम पर इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में उनके पास अवेलेबल रहा होगा ट्रेनिंग के लिए। और दूसरा, जब इतना ज़्यादा डेटा होगा तो फिर आपके पास अपने रिसोर्सेज, जो आपके ट्रेनिंग वाले रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर स्पेशली जीपीयू, फिर वो अवेलेबल नहीं होंगे आपके। ठीक है। तीसरा, अगर आपके पास ये दो चीज अवेलेबल हैं, अच्छा कॉर्पस अवेलेबल है, अच्छा डेटा अवेलेबल है, हार्डवेयर भी अच्छे अवेलेबल हैं, तो तीसरा रिसोर्स है आपका टाइम। आप कितना टाइम 24 घंटे में दे रहे हो इस बात के लिए। आपने एक बार शिफ्ट एंटर करा, कोई प्लान दिमाग में आया, अब आधा घंटा ट्रेनिंग चली, आधा घंटा ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, अब उसमें फिर चेंज करोगे। तो कितने तरह से आप चीजें कर करके देख सकते हो, कितना टाइम आप दे सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। छोटे डेटा पर आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी किसी इंटरव्यू में जाओगे तो वो एक्यूरेसी पर काम कभी नहीं करेगा, वो आपसे प्रोसेस पूछेगा कि भाई कैसे इस काम को किया जाता है। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे आज। टाइम सीरीज प्रिडिक्शन। कौन सा? चलो पहले एक बार इसको देख लेते हैं, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन को, फिर उसके बाद को ओकरेंस भी देख लेते हैं। तो टाइम सीरीज प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। तो सीक्वेंस दो तरह के हो गए। अगर हम सीक्वेंस वर्ड की बात करें तो सीक्वेंस दो तरह के हो गए। एक हो गया टेक्स्ट सीक्वेंस और एक हो गया टाइम सीक्वेंस। टेक्स्ट सीक्वेंस पर ऑलरेडी हम लोग काम अपना कर चुके हैं। अब टाइम सीक्वेंस पर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब मैं टाइम शब्द बोल रहा हूं तो ये साइक्लिक वाला टाइम नहीं है, घड़ी वाला टाइम नहीं है कि 12 के बाद दोबारा से 1 बजेगा, फिर 12 बजेंगे, 24 बजेंगे, नहीं। यहाँ पर टाइम है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में 1950, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, कभी दोबारा वो टाइम नहीं आएगा, लेकिन है टाइम। तो ऐसा सीक्वेंस जो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और ये टाइम सीक्वेंस में जनरली या तो आपके पास डे होगा, यानी कि डेट होगी, ऐसे कह लो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, है ना। फिर आपका हो सकता है इसमें ईयर वाला फैक्टर आए, इसमें एज वाला फैक्टर आए। तो ऐसे फैक्टर पे जब आपका डेटा चलेगा तो वो आपका टाइम सीरीज डेटा कहलाएगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए रिसेंट सिनेरियो जो अभी चल रहा है इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में, टाइम सीरीज का यूज करके सबसे बढ़िया मॉडल क्या बनाया जा सकता है? गोल्ड का प्राइस प्रिडिक्ट करना। अगर मैं आपसे कहूं 2026 में गोल्ड का क्या प्राइस रहेगा, तो ये मुझे प्रिडिक्ट करने का मॉडल बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? अब तक जब से हम गोल्ड का प्राइस जानते हैं, मान लो 1950 से 1960 से लेकर 2025 तक के गोल्ड के प्राइस का डेटा मुझे चाहिए होगा। अब यहाँ पर जो डेटा मुझे अवेलेबल हो सकता है, ये दो तरह से अवेलेबल हो सकता है। पहला, 1 जनवरी 1960, 2 जनवरी 1960, ऐसे लेकर 31 दिसंबर 2000 1960, फिर 1 जनवरी 1961। यानी कि हर साल के 365 दिन का डेटा अवेलेबल है मेरे पास। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक एवरेज फिगर है, 1960 में इतना प्राइस था, 61 में इतना हुआ, 62 में इतना हुआ, 63 में इतना हुआ, और 25 में इतना हुआ। अब बताओ 26 में कितना रहेगा। तो अब
आपके पास जैसा डेटा अवेलेबल है, आप वैसी अप्रोच यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह के मॉडल को कैसे बनाया जा सकता है? सीक्वेंस तो मेंटेन हो रही है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इसमें RNN, LSTM, GRU का ही यूज करना सही रहेगा। लंबी सीक्वेंस है आपकी, LSTM लगा लो, छोटा है तो आप RNN भी लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें एक फैक्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो ये कि हमारा मॉडल जब ट्रेन हो तो किस टाइम पर ज्यादा फोकस करे। जैसे अभी हम कहें तो 2025 में उछल पतल बहुत हुई है सोने के रेट में। 1 लाख से 140 हो गया, 135 हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। 1960 पर इतना फोकस मत करो, वो गुजरा जमाना हो चुका है। तो टाइम सीरीज के डेटा में हमारे सामने पहला चैलेंज यही आता है कि आप अपने मॉडल को जब ट्रेन करोगे, तो चाहे LSTM से करो, चाहे RNN से करो, किसी से भी करो, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो करंट हमारा जो सैंपल्स हैं, लास्ट के जो सैंपल्स हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उन पर ज्यादा फोकस करे, प्रीवियस वालों को कम फोकस करे। अच्छा, जब कभी ऐसा हमें कुछ कराना होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं इस मॉडल ट्रेनिंग की टर्मिनोलॉजी में? वेट। पुराने सैंपल का वेट कम कर दो, नए सैंपल का वेट ज्यादा कर दो, और आपका इस तरह से मॉडल ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है। अब अगला चैलेंज क्या आएगा उसको समझते हैं। अगला चैलेंज ये आएगा कि हमारे पास जो डेटा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास जो डेटा है वो ऐसे है कि 1960 में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो गोल्ड का प्राइस था 600 रुपये। 1961 में गोल्ड का प्राइस हो गया मान लो 650 रुपये। 1962 में गोल्ड का प्राइस हो गया मान लो 750 रुपये। 1963 में हमारा ये हो गया 800 रुपये। तो मैं आसान से ले रहा हूँ ताकि हमारा, अगेन फिर से मैं भी बोलूंगा, हमारा फोकस एक रियल टाइम मॉडल बनाना नहीं हो पाएगा लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लेकिन प्रोसेस को हमें सीखना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस डेटा को अरेंज कैसे करोगे। LSTM में लेके जाने के लिए, RNN में लेके जाने के लिए अरेंज कैसे करोगे? ये आपका हो गया टाइम का फैक्टर, ये हो गया आपका प्राइस। अब अगर हम अपने RNN, LSTM या GRU को देखें, तो ये तीनों जो हमारा फिट मेथड होता है, इस फिट मेथड में एक्स मांगते हैं और वाई मांगते हैं। अब जो एक्स होता है वो 3D होता है, और जो वाई होता है ये हमारा 1D होता है। अब जो एक्स हमारा 3D होता है, इसमें पहला आर्गुमेंट होता है सैंपल्स, दूसरा आर्गुमेंट होता है टाइम स्टेप्स, और तीसरा आर्गुमेंट होता है ईच टाइम स्टेप पर फीचर्स कितने हैं। और ये आपका 1D एरे हो गया टारगेट। तो आसान है एकदम। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये तीनों चीजें मान लो ऐसे लिखी हुई हैं, 5, 3, 4, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब है मेरे पास 5 सैंपल हैं। पहला सैंपल हो गया सोनू इज ए गुड पर्सन। दूसरा सैंपल हो गया मोनू इज नॉट ए गुड पर्सन। तीसरा सैंपल हो गया विराट कोहली इज ए क्रिकेटर, धोनी इज ए कीपर, एंड एक और मान लो गांगुली वाज द फॉर्मर कैप्टन। मान लो ये 5 सैंपल हो गए, तो ये तो हो गई संख्या ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखा सोनू, सॉरी, या मोनू, या विराट, या धोनी, या गांगुली। तो अब एक सैंपल में जितने वर्ड आए, जितने भी वर्ड आ रहे हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, तो जितने भी वर्ड आ रहे हैं, हर वर्ड को आप कितने टाइम, यानी कि हर सेंटेंस को, हर वर्ड को नहीं, हर सेंटेंस को कितने टाइम स्टेप में विजुलाइज करोगे? हमने कहा 3 में करेंगे,
तो इसमें 5 हैं, तो इसमें पैडिंग लगा दो, चाहे तो यहाँ पैडिंग लगा दो और चाहे तो यहाँ पैडिंग लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हर सैंपल में कितने टाइम स्टेप होंगे। ठीक है, या और आसान भाषा में, हर सैंपल में कितने वर्ड आप लेके चलना चाहते हो। मान लो मैंने कहा 3, तो यानी हर सैंपल अब 3 3 वर्ड का है। 1 2 3, 1 2 3। आप ट्रंकेट कर रहे हो, पैडिंग कर रहे हो, आप देखोगे। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि जो हर वर्ड है ये एक वेक्टर होगा। हर वर्ड एक वेक्टर होगा। हर वर्ड एक वेक्टर होगा। तो ये कितने का वेक्टर होगा, इसका साइज कितना होगा? इसका साइज होगा हमारा 4। 1 2 3 4। ये भी कितने का होगा? 4 का वेक्टर होगा। ये भी कितने का होगा? 4 का वेक्टर होगा। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि एक वर्ड एक 1D एरे है, यानी कि एक वेक्टर है, फिर एक सैंपल एक 2D एरे हो गया। एक वर्ड एक वेक्टर, दूसरा वर्ड दूसरा वेक्टर, पूरा सैंपल एरे ऑफ वेक्टर यानी कि 2D। अब ये हमारा दूसरा सैंपल भी 2D, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? अब 3D हो गया। वो 3D यही है। 5 टोटल कितने हो गए? सैंपल हो गए। हर सैंपल में कितने टाइम स्टेप यानी कितने वर्ड हो गए? 3 हो गए। और हर वर्ड में कितने डायमेंशन हैं, हर वर्ड में कितने फीचर हैं? वो 4। तो सर ये 4 कैसे लिए? जनरली ये संख्या डिसाइड करी जाती है पूरे कॉर्पस में यूनिक वर्ड्स कितने हैं उनसे। तो आपने माना पूरे कॉर्पस में यूनिक वर्ड 4 थे, यानी कि हर वर्ड 4 फीचर से रिप्रेजेंट हो रहा है। हर वर्ड 4 फीचर से रिप्रेजेंट आपका होता है। तो ये आपका LSTM, GRU और NN का इनपुट डेटा हमारा होता था। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आप मान के चलो, अगर 1 लाख की भीड़ आई हुई है तो आपने 99,000 को बीट कर दिया है। 1 लाख लोग जो डीप लर्निंग पढ़ के आए हैं, उनमें से सिर्फ 1,000 लोगों को पता होगा कि LSTM, RNN और GRU का इनपुट किस तरीके से हमारा होता है। अगर आप ये समझा पाए तो आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया टेक्स्ट डेटा के साथ। अब कहानी आती है कि टाइम सीरीज के डेटा के साथ अगर हम इन तीनों मॉडल को फिट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहां पर टाइम सीरीज डेटा में सिर्फ एक चेंज करा गया, बाकी सब कुछ सेम है। एक चेंज करा गया, वो ये कि जहां पर आप टाइम स्टेप लिखते हो, इस टाइम स्टेप को उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा। सैंपल्स, कॉमा, यहां पर बोलते हैं लैग फीचर, LAG, लैग फीचर्स। टाइम स्टेप को यहां पर लैग फीचर्स का नाम दिया गया। लैग माने होता है पीछे का, पास्ट का। लैग शब्द का पर्यायवाची होता है पास्ट या पीछे का। ठीक है, तो अब लैग फीचर्स और ये आपके हो गए एक्चुअल फीचर्स। एक्चुअल फीचर्स को यहां पर ये लोग जनरली बोलते हैं इनपुट सीक्वेंस, नंबर ऑफ इनपुट सीक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं इस एग्जाम्पल को इस वाले डेटा पर लगा कर दिखाता हूं। तो अगर मुझे ये डेटा गिवन है, तो इसमें अब आपसे कहा जाए कि अभी आप इसे फीचर और टारगेट में पहले डिवाइड करो, तो कैसे करोगे कि कौन फीचर है कौन टारगेट है? तो आपको लगेगा कि ये फीचर है, अच्छा, और ये टारगेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टाइम सीरीज के डेटा में जो आपका टाइम वाला कॉलम है उसका कोई रूल ही नहीं आएगा। उसको आप इग्नोर कर दो, ये तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये खत्म। यानी कि आपके पास डेटा सेट में सिंगल कॉलम है, बस डेट सेट। इसी सिंगल कॉलम में फीचर निकालने हैं, इसी सिंगल कॉलम से टारगेट बनाना है, एक ही कॉलम से। सब सैंपल कितने हैं वो आपने 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अगर मैं इस टाइम सीरीज के डेटा को LSTM के लिए तैयार करूंगा, तो अभी बस मेरे पास एक ही क्वेश्चन का आंसर है कि इस शेप में जब डेटा पास होगा ट्रेनिंग के लिए, तो कितने सैंपल्स के साथ आपका डेटा है। ये मेरे पास आंसर है 3 4 5 6 7। अब कितने टाइम स्टेप और कितने फीचर हैं उसकी बात करते हैं। तो यहां पर ये वाला आंसर है, नंबर ऑफ इनपुट सीक्वेंसेस एक ही है, बस एक ही इनपुट सीक्वेंसेस है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर एक और लगा दें कि टैक्स, कि फाइनल प्राइस होगा वो ये प्राइस प्लस टैक्स मिला के बनेगा, तो अब हम क्या बोलेंगे? दो इनपुट सीक्वेंस के बेस पर फाइनल प्राइस प्रेडिक्ट करना है।
तो यहां पर दूसरा आंसर जो मुझे पता है वो है 1, कि भाई इतने सैंपल हैं, और ये वाला आंसर अब हम अपना तैयार करेंगे। तो अब आप डिसाइड करो कि पास्ट के कितने डेटा को कैरी करना चाहते हो। हमने कहा 3, टाइम स्टेप 3 ले लो, या इस डेटा से 3 लैग फीचर्स बना लो। तो अब डेटा कैसा तैयार होगा वो देखो। तो क्या करेंगे, इस डेटा में 3 सैंपल ले लो, 600, 650, 750। ये एक्स बन रहा है। वाई क्या हो गया, अगला वाला, 800। तो 3 लैग फीचर हैं। पिछले 3 के अकॉर्डिंग हम चौथे को अपना टारगेट मानेंगे, कि जब पिछले 3 टाइम स्टेप पे ये गोल्ड का प्राइस था, तो अगले वाले हमारे टाइम स्टेप पर जो प्राइस निकला वो क्या निकला, 800 निकला। अब ये पहला सैंपल तैयार हुआ। अब अगला वाला, ये 3 ले लो इनपुट में, 650, 750, 800, और ये 900 क्या हो गया, इसका टारगेट हो गया। तो ऐसे कर करके आप क्या करते हो, अपने डेटा को तैयार करते हो। तो अब मैंने टाइम स्टेप यानी लैग फीचर कितने माने हैं, 3। अगर मैं लैग फीचर 4 मानूं तो सर 600, 650, 750, कॉमा 800, और फिर रिजल्ट आया 900। ठीक है। अगर मैं लैग फीचर 2 मानूं यानी टाइम स्टेप 2 मानूं तो 600 कॉमा 650, 750 टारगेट है, 650 कॉमा 750, 800 टारगेट है। ऐसे करके आपको क्या करना होगा, ऐसे करके आपको अपने फीचर्स क्रिएट करने होंगे। तो ये आपके लैग फीचर्स यहाँ पर कहलाते हैं। तो अगला एक और इंटरव्यू क्वेश्चन, कि टाइम सीरीज के डेटा में लैग फीचर्स क्या होते हैं। लैग फीचर्स मतलब पास्ट का कितना डेटा आप अपना यूज करना चाहते हैं नेक्स्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। तो अब कितने रखने चाहिए, अगर आपके पास ईयर वाइज डेटा है और इसी को लेके चल रहे हैं, तो लगभग 60-70 साल का डेटा हो गया। तो आप लैग फीचर की संख्या यानी टाइम स्टेप की संख्या 4 से 5 ले लो, उससे ज्यादा मत लो। लेकिन अगर ये डेली डेटा होता, 1960 के 365 हमारे पास सैंपल होते, 1961 के 365 सैंपल होते, तो यानी कि 60 साल गुणा 365 इतना डेटा होता, तो आप टाइम स्टेप को आसानी से ले सकते थे, 70, 80, 100 तक ले सकते थे, और बेटर हमारा रिजल्ट ये प्रिडिक्ट कर सकता था। ठीक है। चलो, अब सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, कैसे इस काम को किया जाएगा। अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि रियल डेटा अवेलेबल हो जाए। ये तो आपने चलो समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए एक डमी डेटा अपना अज्यूम कर लिया। क्या रियल डेटा गोल्ड का मिल सकता है, और फिर उस पर हम अपना प्रिडिक्शन कर पाए। तो ट्राई करते हैं। एक वेबसाइट है, बहुत सारी हैं, बैंक बाजार, गोल्ड रेट इन इंडिया। देखो जरा कहीं आ रहा है। हिस्टोरिकल ये आ रहा है। यहाँ से देखो पूरे इसका मिल जाए तो। ये आया तो है, हर साल का देखो ये आ रहा है, 1964 से दे रहा है। तो 1964 में अगर 2-4 किलो सोना किसी ने ले लिया होगा तो राजा होगा इस समय। पढ़ाई वढ़ाई सब मुंह माया है उसके लिए, कहाँ रखा होगा। चलो, डॉलर से भी कम था। तो अब ये डेटा मुझे चाहिए, ये तो रियल डेटा है, और 2025 में 1,11,000 मान के चल रहा है, मान लो जो भी लेके चल रहा है अपना। तो अभी भी मैं फिर से आपको बोलूंगा, प्रोसेस सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत अच्छा मॉडल तब बनेगा जब डेली डेटा होगा, कम से कम डेली ना हो तो मंथली तो हो। 2024 का 12, 12 महीनों का अलग अलग डेटा हो, 23 का 12, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा पैटर्न कैप्चर होगा। और ज्यादा डेटा है तो डेली बेसिस का दे दो।
और ज्यादा डेटा है तो आवरली बेसिस पे दे दो। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा मॉडल बनेगा, उतना रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे आप ऐसे करके। कॉपी पेस्ट हमने कहा एक तरीका तो यही है, कॉपी पेस्ट कर लो। दूसरा तरीका है वेब स्क्रैपिंग, आपको पढ़ाई गई थी। वेब स्क्रैपिंग का यूज करके किसी वेबसाइट से डेटा को आप निकाल सकते हो। तीसरा, हमारा नसीब अच्छा हुआ अगर, ठीक है, मैं इस डेटा पर काम कर लेता हूं। आप अपने एंड पर जो जो मैंने बताया और रह गया, आप उस पर करके देखना, क्योंकि एक बार जो आपको तरीका बताऊंगा वो मंथली पे भी चलेगा और डेली पे भी चलेगा और आवरली वाले डेटा पे भी चलेगा। ठीक है। तो पहला तरीका है कॉपी पेस्ट कर लो, दूसरा तरीका है वेब स्क्रैपिंग कर लो, तीसरा तरीका हमारा नसीब अच्छा हुआ तो ये हमें डेटा टेबल की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो पांडास के डेटा फ्रेम में फीचर होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट से डेटा को फैच कर रहे हो और वो टेबल की फॉर्म में है तो वो डायरेक्ट उसे फैच कर लेता है। लेट मी चेक। तो ये कॉपी करा, वेबसाइट वाईफाई चल रहा होगा, वही लास्ट क्लास वाला पासवर्ड है। एक बार कनेक्ट कर लेना अगर आप बना रहे हो तो अब यहाँ पर आ गए। पासवर्ड तो यार मैं भी भूल गया हूँ। किसी को याद है लास्ट क्लास में? हाँ देख लो एक बार। आई गेस पासवर्ड 7 1 3 5 7 2 3 5 ऐसे कुछ था शायद। ड्यूकेट एट समथिंग। क्या है आगे? 7 7 4 3 5। और ये जोन करके आ रहा होगा, देख लेना। जोन 2 5 जो भी है उससे कनेक्ट हो जाएगा। चलो अब आ जाओ उधर। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया पांडास एस पी डी। डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट, एक फंक्शन है जिसका नाम है रीड अंडरस्कोर एच टी एम एल। रीड अंडरस्कोर एच टी एम एल कह रहा है लाओ मुझे वेबसाइट का यूआरएल दे दो, अगर वहां पर डेटा टेबल की फॉर्म में मिला तो मैं फैच कर लाऊंगा। तो कॉपी करके पेस्ट कर देना, अब देखते हैं ले आता है कि नहीं। क्या बात है, आ तो गया, लेकिन इसकी सफाई करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि वैसा नहीं है जैसा इसमें सिंबल लगा हुआ है आर का। चलो करते हैं इसको साफ। तो सबसे पहले जो चैलेंज होगा हमारा वो क्या होगा इसमें, कि जो रीड एचटीएमएल फंक्शन है वो ये कह रहा है कि मैंने तो आपसे वेबसाइट का यूआरएल मांगा। हो सकता है कि इस वेबसाइट में कई सारी टेबल होती, तो आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि कौन सी टेबल पढ़े। तो ये क्या करता है, सारी टेबल पढ़ता है और सारी टेबल को पढ़कर एक लिस्ट में रख देता है। तो एक लिस्ट बनाता है, इस लिस्ट में जितनी टेबल हैं उन सब टेबल का डेटा स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है। तो इस तरह से जो रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल फंक्शन है, ये जिस वेबसाइट से डेटा फैच करता है सिर्फ टेबल का डेटा फैच करता है, बाकी और डेटा को टच नहीं करेगा। ठीक है। और अगर एक से ज्यादा टेबल है तो लिस्ट में रख के देगा, एक टेबल वही तो भी लिस्ट में रख कर देगा। लिस्ट में क्या रख कर देगा? डेटा फ्रेम।
इसलिए मुझे क्या मिल रहा है, एक लिस्ट मिल रही है। अब इस लिस्ट में मैं एक बार चेक करता हूं कितने डेटा फ्रेम आए हैं, मतलब कितनी टेबल्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर डायरेक्ट डीएफ लिखने की बजाय मैं यहां पर लिस्ट लिखता हूं, लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो मैं पहले लेन से पता करता हूं कि कितने यहां पर अवेलेबल हैं। चलो, हमारा नसीब अच्छा है, एक ही टेबल है इस वेबसाइट पर। अब वो एक टेबल है तो लिस्ट के किस इंडेक्स पर होगी, 0 इंडेक्स पर होगी। तो अब मैं इस लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम के अंदर से 0 इंडेक्स पर जो डेटा है उसको अपने डीएफ में स्टोर कर लेता हूं। हाँ सर, इतना करो पहले फटाफट, इतना हो गया कि नहीं। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्लीनिंग का और आ जाएगा, बाकी तो जो करना है वो करेंगे ही। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखो तो, हाँ, हाँ, इस वाले कॉलम का, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत तो सब इसकी पड़ेगी। ये तो बस रेफरेंस है कि ये कब का, ये कब था। लेकिन डी, अभी इसका डी टाइप तो मुझे लग रहा है स्ट्रिंग होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें करेक्टर भी तो आ रहे हैं, कॉमा आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना। अब फ्लोट में आप कन्वर्ट शायद कर नहीं पाओगे, क्योंकि कॉमा नहीं चलेगा, आर सिंबल नहीं चलेगा, एरर आएगी। तो पहले क्या करो, पहले इस कॉलम के अंदर से कॉमा और आर सिंबल को हटाओ। जब ये दोनों हट जाएंगे तब आप आगे का काम अपना करेंगे। तो कैसे करोगे इस काम के लिए, तो एक फंक्शन बना लेते हैं क्लीन करके। और इस फंक्शन में कोई एक वो ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें एक एक प्राइस आपका आता रहेगा। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो प्राइस आया उसको रिप्लेस, उसके अंदर रिप्लेस करेंगे, इस सिंबल को कॉपी कर लो यहां से, किसके साथ, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। फिर जो रिजल्ट आया उस स्ट्रिंग में फिर से रिप्लेस लगा दो, और इस बार कॉमा को रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। और अब जो प्राइस निकल कर आएगा, इसी को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। पहले इस फंक्शन को मैन्युअली चलाकर मैं आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें इसको उठाकर पास कर दिया। देखते हैं ये इसको क्लीन कर पाएगा कि नहीं। कर रहा है, आर सिंबल हटा दिया और जो कॉमा था वो हटा दिया, यानी कि ये फंक्शन सिंगल प्राइस पर आराम से क्लीनिंग कर ले रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को इस डेटा फ्रेम के इस वाले पूरे कॉलम पर अप्लाई करना है।
एक काम ये कर लेते हैं, मुझे इस कॉलम का नाम यूज करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे लिखने में, तो क्यों ना इस कॉलम का नाम बदल देते हैं, जिससे कि काम मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, df डॉट रीनेम, किसको रीनेम कर दिया, इस कॉलम को रीनेम कर दिया सिंपल प्राइस नाम के कॉलम से, एक्सेस इक्वल टू 1, क्योंकि ये कॉलम को रीनेम करना है। रीनेम फंक्शन रो के इंडेक्स को भी रीनेम करता है। तो अब इसे बताते हैं कि भाई ये चेंज आपको जो करने हैं वो कॉलम पे करने हैं, 1 माने कॉलम और 0 माने रो, और ये चेंज परमानेंट कर दो इन प्लेस लगाकर ट्रू। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये थोड़ा आसान हो गया। अब मैं इस कॉलम पे चेंज करूंगा, कैसे, आप लिखेंगे df डॉट प्राइस इज इक्वल टू हो जाए, df डॉट प्राइस कॉलम की नई वैल्यू हो जाए df डॉट प्राइस की पुरानी वैल्यू डॉट अप्लाई, और यहां पर अप्लाई कर दिया मैंने क्लीन फंक्शन। तो किसी भी कॉलम पर अगर आप कोई फंक्शन रन करके रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उस कॉलम पर अप्लाई फंक्शन से किसी अपने फंक्शन को रन करा सकते हो, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वापस इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये पहली क्लीनिंग हमारी यहां पर हो गई। अब अगला काम जो आपने कहा कि इस कॉलम का डे टाइप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तो स्ट्रिंग रहा होगा, तो अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो किसी भी कॉलम का डे टाइप चेंज करने के लिए हम लिखते हैं df डॉट प्राइस इज इक्वल टू, यानी कि प्राइस कॉलम की वैल्यू फिर से चेंज कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे df डॉट प्राइस डॉट एज टाइप, एज टाइप नाम से एक फंक्शन होगा, और इसमें आप बता दो किस में कन्वर्ट करना है। तो इस कॉलम का डेटा टाइप जो भी है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सारी वैल्यू पर ही अप्लाई होगा, और सारी वैल्यू कन्वर्ट होकर वापस से इसी कॉलम में स्टोर हो जाएंगे। अब जो ईयर कॉलम है ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे लिए जो काम का कॉलम होगा वो हमारा प्राइस कॉलम होगा। अब एक काम और कर लेते हैं लास्ट, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। जनरली टाइम सीरीज के डेटा को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो छोटे से बड़े क्रम में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, बड़े से छोटे में जनरली अप्रोच नहीं करते यूज। तो अब इसको लिखेंगे df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय ईयर, ईयर के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉर्ट कर दिया और ये इन प्लेस भी कर लिया ताकि इसी में चेंज हो जाए। तो ये वो प्री प्रोसेसिंग हो गई जिसमें अभी मशीन लर्निंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब बताओ, इसको तो मैं इग्नोर करने वाला हूं, जो भी है मेरे लिए यही है। तो इसको देखकर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके ब्रेन में आना चाहिए वो क्या, भूल जाओ एलएसटीएम, भूल जाओ न्यूरल नेटवर्क, भूल जाओ कि ये गोल्ड का प्राइस है, आप ये मानो कि ये कोई फीचर है और मुझे इसका इस्तेमाल मॉडल ट्रेनिंग में करना है। बस इतना ही सोचने पर आपको इसमें एक प्रॉब्लम देखेगी। टारगेट तो बनाएंगे अभी, इसी में से टारगेट निकलेगा, लेकिन वो जब निकलेगा तब देखेंगे। अभी बताओ पहले क्या प्रॉब्लम इसमें आपको फील हो रही है।
स्केलिंग। टेक्निकल शब्दों में क्या बोलेंगे कि यहाँ पर स्केलिंग आपको करनी ही चाहिए। स्केलिंग के बाद फिर आगे इस पे काम करना, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ज्यादा अलग अलग रेंज में आ रही हैं। तो फीचर स्केलिंग, अब फीचर स्केलिंग करने के लिए मशीन लर्निंग के अंदर आपने स्टैंडर्ड स्केलर पढ़ा, मिन मैक्स स्केलर पढ़ा था, है ना, नॉर्मलाइजर पढ़ा था, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर। तो अलग अलग टाइप के स्केलर भी आपने पढ़े थे। ठीक है, चलो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप घर जाकर इसी मॉडल को दोबारा बनाना विद स्केलिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन घर पे हो जाएगा और थोड़ा कंट्रोल करना भी आप सीख लोगे। मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि इसमें स्केलिंग करनी चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं एलएसटीएम वाले पार्ट पर। ठीक है, चलो। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, इस डेटा को अगर आप सही मान रहे हो, स्केलिंग वाला पॉइंट जो भी आपका था वो आपने अपना इम्प्लीमेंट करवा लिया है, तो इसको एलएसटीएम के लिए तैयार करो। तो कैसे करेंगे? अब एलएसटीएम के लिए तैयार, लॉजिक लगाओ। अगर कोई बोले कि मुझे टाइम स्टेप 3 के साथ चाहिए, तो ये एक सैंपल जिसके 3 टाइम स्टेप ये, और ये इसका टारगेट, फिर ये 3 अगले सैंपल के टाइम स्टेप बनेंगे और उससे अगला वाला टारगेट। कोई लॉजिक डेवलप करो जरा, इस तरह से करो कि कल को कोई बोले 3 नहीं, मुझे 4 टाइम स्टेप चाहिए, तो मेरा वो लॉजिक 4 पे भी चले। कोई बोले नहीं मुझे 6 चाहिए, तो वो लॉजिक मेरा 6 पे भी चले। तो कैसे करोगे इस काम के लिए? तो बेटर है क्या करो, कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लो, और वो फंक्शन आपसे डायनेमिकली पूछेगा। इट इज लाइक मैं कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। टाइम बचा तो मैं फीचर स्केलिंग भी कर दूंगा बाद में, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले वो देखो। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्रिएट डेटा, एक फंक्शन बना बनाया क्रिएट डेटा, डेटा तैयार करेगा ये। अब ये कह रहा लाओ मुझे अपना रॉ डेटा तो दो जिससे मुझे अपना बनाना है। ठीक है, तो अब आपने यहां पर क्या दे दिया, इसको दे दिया अपना डेटा। फिर आपसे ये पूछेगा कि टाइम स्टेप कितने का रखना है, यानी कि लैग फीचर्स कितने आपको रखने हैं, या उसको विंडो भी लोग कहते हैं कि विंडो साइज आपने क्या रखना है। तो जो चाहें वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने यहां पर शब्द ले लिया लेग्स। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं कि जिसने फंक्शन कॉल किया, करते भी चलते हैं ताकि ब्रेन को पता रहेगा कि करना क्या है। तो जब मैं इसे कॉल करूंगा फंक्शन को, क्रिएट डेटा फंक्शन को, तो मैं ये वाला कॉलम इसे पास करूंगा, df डॉट प्राइस। ठीक है, मैं बताऊंगा 4, यानी कि इस डेटा को 4 4 टाइम स्टेप पे अरेंज करके मुझे वापस करो। और अगर मैं ना बताऊं तो आप डिफॉल्ट वैल्यू को फिर अपना 5 मान लो, कि बाय डिफॉल्ट हम 5 5 के टाइम स्टेप अपना पहले से लेके चल रहे हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कौन सा पढ़ा था आपने फंक्शन के अंदर? ठीक है, अब अगला काम क्या होगा वो समझते हैं। अगला काम ये होगा कि यहां पर आपको ये बताना है, रिटर्न, रिटर्न में एक्स कॉमा वाई, ऐसे अपना ब्रेन बना के चलो। रिटर्न में एक्स कॉमा वाई यहां से जाना चाहिए, और यहां से आपको एक्स और वाई मिल जाने चाहिए। जहां पर एक्स आपका होना चाहिए 3D एरे, और जो वाई होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 1D एरे। अब बताओ इस डेटा को कैसे तैयार करोगे? तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है खाली एक्स और खाली वाई बना लिया, इसको भरना है अब मुझे। तो अब जो डेटा आपको मिलेगा, उस डेटा से आपको क्या करना है, इमेजिन करो, थोड़ा समझने में आसान होगा। ठीक है, मान लो डेटा मिला आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70।
और अभी एग्जाम्पल को आसान करने के लिए मैं तीन तीन टाइम स्टेप ले रहा हूं। तो अब मान लो ये चीज यहां पर आ गई, यहां से पास करी थी हमने, ये ऐसे करके, और ये यहां आ गई। तो अब अगला काम मुझे क्या करना होगा? हाँ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही लॉजिक सोचेंगे, तो सोच लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तीन के हिसाब से ये मुझे अलग करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, डेटा में मैं शुरू करूंगा जीरो से, जीरो इंडेक्स का, वन इंडेक्स का, और टू इंडेक्स का। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए एक। ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या निकलेगा? थ्री। ये वाई हो गया। अब अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब मुझे अगले वाले तीन चाहिए, यानी कि ये और ये। तो अब मुझे डेटा से स्लाइस करना पड़ेगा, थ्री, फोर, फाइव, यानी सिक्स लिखना पड़ेगा। और ये यहां पर डेटा सिक्स। अब बताओ ऐसे करके आगे सीक्वेंस बढ़े, तो मैं एक ही बार इस कोड को लिखना चाहता हूं और इसको लूप में रन करूंगा। कुछ ऐसा सोचो कि अपने आप जो पहले जीरो था वो तीन हो जाए, और जो तीन था वो छह हो जाए, और ये तीन फिर छह हो जाए, फिर ये छह हो जाए, ये नौ हो जाए, ये नौ हो जाए। तो यहां पर मैं कुछ वेरिएबल इस्तेमाल कर लूं। मान लो यहां पर मैं आई इस्तेमाल कर लूं, और यहां पर मैं जे इस्तेमाल कर लूं। आई की इनिशियल वैल्यू क्या कर देते हैं? जीरो। और जे वही कर देते हैं जो आपके नंबर ऑफ लैक्स हैं। ठीक है, और यहां पर सिर्फ जे लिख देते हैं। तो ऐसे करके एक प्लान कुछ अपना डेवलप करते हैं। ठीक है, तो एक लूप लगाएंगे और उस लूप पर इस काम को अपना करते हैं। क्या चीज? 10, 20, 30, फिर 20, 30, 40, बिल्कुल। ध्यान रखना है इसका, अगली बार में यहां से शुरू होगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब उस तरह से लॉजिक डेवलप करना है। तो यहां पर एक लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और यहां से शुरू तो हम जीरो से कर ही रहे हैं। उसके बाद कहां तक जाएंगे? लेंथ ऑफ, एक बार देखते हैं सही गलत, देखेंगे। तो अब डेटा से आई कॉलन लेक्स, तो इतना डेटा निकल कर आया। और जो ये डेटा निकल कर आया, ये डेटा हमने यहां पर इमेजिन कर लिया, ये 10, 20, 30 हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा टाइम स्टेप तो तीन हो गया। हर टाइम स्टेप में एक फीचर आएगा, यानी कि जो आप यहां पर इमेजिन कर रहे हैं ना, ऐसे करके 10, 20, 30, ये, हाँ ये अपने आप में 10 एक एरे होगा, 20 एक एरे होगा, और ये 30, और ये टोटल टाइम स्टेप हो गया थ्री। तो ये सैंपल है, इसमें तीन टाइम स्टेप हो गए, और हर टाइम स्टेप पे एक ही फीचर हुआ। तो वो हमारा एक लिस्ट में आएगा। तो अब ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब ये जो बनकर आएगा, इसको फर्दर एक, लेकिन ये तो 10 से लेके 30 तक डेटा ला देगा ना, तो ये तो अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं ना, तो ये सीन ये नहीं बनेगा, ये सीन ये बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। ये थोड़ी चाहिए मुझे। मुझे तो हर एलिमेंट पर इस काम को करवाना है। चलो, एक बार जो आप कह रहे हैं थोड़ा लग तो सही रहा है। तो इसका मतलब यहां पर अभी मुझे ये नहीं लिखना है, क्या लिखना है फिर यहां पर?
फॉर जे इन आई, डेटा से क्या निकालें? यहां पर आई से शुरू करें ना, आई से जे से जे प्लस थ्री तक, और जो आता जा रहा है उसको अपेंड करते चलें एक्स में। नहीं, पहले इसका अपना लोकल बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले ये हो गया। ठीक है, तो इसको क्या ले लें? टेम्प बना लो। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन ले आएंगे, क्योंकि इतना समझने में लोगों को दिक्कत होगी, आप कॉम्प्रिहेंशन लगा दोगे तो तुम उलझ जाओगे। तो ये हो गया। और उसके बाद जब यहां से बाहर निकलेंगे इस लूप से, तो एक्स में अपेंड कर दें टेम्प के लिए। यही तो कह रहे हो? ठीक है, अब जरा देखते हैं कि, चलो अब वो सब कमियां देखते हैं अभी। तो फॉर जे इन आई, जे की वैल्यू शुरू होगी जीरो से, लेकिन ये हर बार शुरू जीरो से ही होगा। चलो देखते हैं। चलो, तो ये हो गया जीरो, जीरो प्लस, चलो जीरो प्लस टू, तो यानी कि खाली टू हो गया, यानी कि जीरो वन टू, यानी कि यहां से यहां तक आएगा फिर तो। और मैं तो कह रहा हूं वन करना चाहिए। एक बार देखते हैं, तो ये जीरो हो गया, और ये जीरो प्लस वन, यानी कि वन हो गया। तो सिर्फ जीरो वाला आ जाएगा, निकल कर आ गया, और वो इसमें अपेंड हो गया। फिर अगली बार चला, जे की वैल्यू जीरो से वन हो गई, वन से वन प्लस वन, ठीक है अब सही लग रहा है ये, अपेंड हो गया। अब जो निकल कर आया वो पूरा एक्स में आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। तो अभी इसमें बाई वाला सीन रह गया। अब इसमें जो आउटर वाला लूप खत्म हुआ है, तो आउट वाले लूप से भी तो वाई को अपेंड कराना पड़ेगा, और ये कौन सी वाली वैल्यू जाएगी? डेटा से। अब यहां पर लैग, लेकिन लैग तो हमेशा तीन रहेगा, हमें तीन थोड़ी चाहिए। सोचो, जब जब पहला सैंपल बनेगा, तो ये तो हो गया ये, और ये बननी चाहिए हमारी है, तो जीरो वन टू थ्री, तो अभी तो लैग लिखना सही होगा। लेकिन जब ये वाला चलेगा एक दो तीन, तो लैग की वैल्यू फिर से हमें अब एक बढ़ानी नहीं पड़ेगी, इसका मतलब लैग प्लस वन कर देते हैं। लैग प्लस वन। शुरुआत वाले में दिक्कत आएगी। थ्री, रुको रुको, प्लस वन क्यों करें? यहां पर कोई ऐसा वेरिएबल लगाओ जिससे कि हमारा वो प्लस वन अपने आप चले। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर आई की वैल्यू हम शुरू कर रहे हैं जीरो से, तो हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर पहली बार जब जे का लूप चलेगा तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आई अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो आएगा, तो आई की वैल्यू वन से स्टार्ट करनी चाहिए शायद हमें यहाँ पर। जब वन से स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर जे इन वन के अकॉर्डिंग चलेगा, और ये भी हमने यहाँ पर जल्दीबाजी में लिख दिया है, ये भी रेंज के हिसाब से चलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं लेक्स प्लस आई। एक बार चला कर देखना है बड़ा। क्रिएट डेटा डीएफ डॉट प्राइस की जगह अपनी कुछ वैल्यू डाल के देखता हूँ। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज।
तो उसके आगे फिर हमारा सैंपल बनना ही नहीं चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए। यानी कि जब ये, तो ये हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया, ये है तो ये हो गया, बस यहीं रोक दो, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर इसके आगे गया तो कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो ये हो गया एक, देखो, दो, तीन, चार हुए, पांच हुए, देखो एक दो तीन चार ही तो हुए। तो अब जरा देखो मेरे सैंपल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अगर सात सैंपल हैं तो चार बन रहे हैं। यानी कि जो हमारे डेटा की लेंथ है, माइनस लैग, माइनस लैग, ठीक है, तो यानी कि लेंथ ऑफ डेटा तक ना जाकर माइनस इसमें लैग्स और कर देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं। अब एरर तो नहीं आई है। अब आउटपुट प्रिंट करके देख लेते हैं, एक्स क्या बना। नहीं, हमें 10 ऐसे नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 10 20 30। वाई क्या बना, वाई एक कम रह गया। तो अब अपना लॉजिक इसमें सही फिट करो, पहला आना चाहिए था 10 20 30, यानी कि जो ये आ रहा है ये बाद में आ रहा है, और हमारा आना चाहिए था पहले। लॉजिक में देखो, लॉजिक में कहीं हम उलझ रहे हैं। देखो, टाइम बचाते हैं अपना, लॉजिकल ही दिक्कत है, एक बार इससे पूछ लेते हैं। अरे देगा कैसे नहीं, इतना तो दे देगा कि हम संभाल लेंगे उसे, इतना तो दे ही देगा कि हम संभाल लेंगे उसे। अब डिफाइन ए फंक्शन, इसे सही से बताओ ना क्या करना है। डेट एक्सेप्ट्स इनपुट सीक्वेंस एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू रिलैक फीचर्स। देख, कुछ तो देगा, टूटा फूटा जैसा भी है। तब ये दे रहा है। अच्छा, हम ही कहीं गलत सोच रहे थे उस समय। चलो, तो इस फंक्शन को कॉपी करके इसका नाम क्रिएट डेटा कर देते हैं, और बाकी तो चल ही रहा है, सब चलने दो। अब इसमें चलो जो कराए करने दो, हम बस अपना वाला पास करके इसको देखना चाहते हैं हमारा चल रहा है सही कि नहीं चल रहा है। हम लोग डेटा की शेप भी थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, ऐसे करके ही आना है। ठीक है। हाँ, कोई नहीं। तो अब मान लो इसी को चलाकर देखते हैं पहले, क्या था, क्रिएट डेटा। डरो मत। वो हुआ क्या, मैंने इस वाले में कॉपी करके पेस्ट तो कर दिया, बट इस वाले सेल को रन नहीं कराया, तो जुपिटर की मेमोरी में पुराना वाला डेटा रह गया, तो उसके हिसाब से देने लगा। तो अब ये मेरा सही बन के तैयार हो गया, एक्स कॉमा वाई। अब मुझे इसकी जगह पर क्या करना है, अपने वाले को लिखना है, क्रिएट डेटा df डॉट प्राइस। ये एक्स आ गया, और ये आपका इसका वाई आ गया है। ठीक है।
एक्स और वाई। ठीक है। अब मान के चलते हैं इसने जो दिया होगा वो सही दिया होगा। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ सकते हैं। डिफॉल्ट इसने 3 दे रखा है। अगर हम अपना कॉल करके देना चाहें तो अपना दे सकते होंगे। डीएफ डॉट प्राइस वाला तो ये रहा ही हमारा। अब आता है सर वो एलएसटीएम बनाने वाली कहानी। तो अब यहाँ पर फ्रॉम पुराना कोई उठा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जो इसकी जरूरत ही नहीं टोकेनाइजर की, ना इसकी जरूरत है। एम्बेडिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑलरेडी है हमारे पास। सीक्वेंशियल मॉडल के पैडिंग सीक्वेंस इनकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपना सेट कर लेना एक बार। तो मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल मॉडल डॉट एड एलएसटीएम। मान लो यहाँ पर 200 यूनिट डाल दी मैंने। मॉडल डॉट एड डेंस लेयर। सिंपल बना दी। अब अगला पॉइंट, सर ये बताओ, हम इसको आउटपुट लेयर मान रहे हैं, बाकी अपना ट्यून कर लेंगे। हम इस लेयर को आउटपुट लेयर मानना चाह रहे हैं। तो आप बताओ इसमें कितने नोड रखोगे लास्ट लेयर पे, आउटपुट लेयर पे। इसको आप क्लासिफिकेशन में देख रहे हो, रिग्रेशन में देख रहे हो? रिग्रेशन, क्योंकि टारगेट मेरा एक कंटिन्यूअस वैल्यू, क्लास थोड़ी है कोई। तो अब जब टारगेट रिग्रेशन होता है तो हमेशा आउटपुट लेयर पे एक न्यूरॉन होता है। ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाना होता। एक्टिवेशन सिग्मोइड लगाते हैं। एक्टिवेशन हम सॉफ्टमैक्स लगाते हैं क्लासिफिकेशन में। और जब लास्ट लेयर पर हमारा न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन के लिए बनाया गया है तो एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर लगाते हैं। और जब नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट लीनियर ही होता है। डेंस लेयर का डिफॉल्ट एक्टिवेशन लीनियर होता है। ठीक है। चलो, उसके बाद मॉडल डॉट क्या करते थे? कंपाइल। अब कंपाइल जब करेंगे तो कौन सा वाला हमें यूज करना चाहिए? एक तो यहां लगाते हैं लॉस। अब हमने जितने मॉडल ट्रेन करे हैं 90% क्लासिफिकेशन के करे थे। तो हमें याद था कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होता है बाइनरी के लिए, और स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होता है मल्टी क्लास के लिए। अब रिग्रेशन के लिए मैंने आई गेस 3 पढ़ाए थे, भूल गए हम। एक तो एम ए ई याद है हमारे लिए, एक एम एस ई याद है, तो एम एस ई लगा कर देख लेते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है। अपर, हवर, हाँ, इन दोनों का मिक्सर। जो हवर होता है वो इन दोनों का मिक्सर होता है। ठीक। तो एमएससी हमारा, हम लगा लगा के देख लेते हैं, ठीक है, किसी एक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद अगला था हमारा यहाँ पर ऑप्टिमाइजर। तो ऑप्टिमाइजर तो हमारा वही चलेगा, इसमें तो कुछ है नहीं खास। फिर अगला आता था हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम आर टू ले, आर टू स्कोर पूरा लिखते थे? सिर्फ आर टू लिखते थे ना? चलो देख लेंगे ये भी। उसके बाद फिट, एक्स कॉमा वाई। बैच साइज 32, एक बार में 32 सैंपल जाएंगे तो हमारे टोटल सैंपल ही इतने नहीं बने होंगे। तो अगर मैं आपको एक्स डॉट शेप चेक कराऊं, ये तो सर मुझे अभी एरर लग रही है, ये जाएगा ही नहीं। इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? रीशेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D लेता है एलएसटीएम, और एक्स का शेप तो अभी 2D बनाए।
58 सैंपल, 3 टाइम स्टेप। लास्ट में एक फीचर और आना चाहिए था। चलो, अब जब ध्यान देना, जब मैं यहाँ दूंगा तो मुझे इसको रीशेप करके देना पड़ेगा। एक्स डॉट रीशेप। रीशेप में ये एज इट इज रखना है, कॉमा, ये एज इट इज रखना है, फर्स्ट इंडेक्स वाला, कॉमा यहाँ 1। अब जो रीशेप होगा वो 58 कॉमा, सॉरी, यहाँ पर 1, जीरो इंडेक्स पर 58, फर्स्ट इंडेक्स पर 3 और लास्ट में 1। ठीक है। बाई हो गया बैच साइज, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 10 का। ईपॉक्स, ईपॉक्स बाद में देखेंगे, फिलहाल 10 पे रोक देते हैं। देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। टूटा फूटा। चलो, पहले एरर आ गई। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एक्यूरेसी। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स करके आता था। कुड नॉट इंटरप्रेट R2। ये तो बहुत खतरनाक है सर। R2 स्कोर माइनस में, लॉस ये चल तो रहा है, लेकिन कहीं किसी काम का तो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। तो लैग फीचर आपने बनवाए हैं 3 3 के। अब 3 का ना बनवा के अगर मैं इसको 5 का बनवाऊं, इसको तो हटा ही दो। बैच साइज को 20 करके देखो। इसको MAE करके देख लो। और क्या बोला था आपने, होवर। चलो, अब सर इसमें इम्प्रूवमेंट और क्या कर सकते हैं। LSTM आ गया, डेंस आ गया। एक तो स्केलिंग करके लाएंगे, पहला तरीका तो यही है। और दूसरा LSTM 200 का लगा के, 500 का लगा के देखें। LSTM स्टैकिंग करके देख लेते हैं। रिटर्न सीक्वेंसेस ट्रू। डेंस लेयर एक दो और ऐड करके देखते हैं। मान लो 400 की एक ऐड कर दी। एक्टिवेशन वैल्यू डाल दिया। एक और डाल दी, मान लो 200 की। एक्टिवेशन वैल्यू डाल दिया। 50 तक पहुंचा। एक काम करो, ईपॉक
थोड़ी देर वेट कर ही लेते हैं। पहुंचा कहीं? हाँ सर, पहुंच तो रहा है। मुझे लग रहा है कि बैच साइज थोड़ा सा बढ़ा दें और इसको 100 कर दें। ईपॉक का खेल है मुझे लग रहा है इसमें। हम्म। ईपॉक पे थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। चलो मैं इसको लास्ट तक लेके जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना भी, इसमें वैलिडेशन नाम से कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, तो मान के चलते हैं, चलो चल रहा है हमारा। अब अगला खेल क्या आता है? सर नया सैंपल लेके आओ, उसका प्रिडिक्शन हम करवाएंगे। तो अब अगर आप अपना एक्स यहाँ पर देखो, तो मान लो आपका आया न्यू सैंपल। अब जो न्यू सैंपल आप बनाएंगे, वो न्यू सैंपल आपको ध्यान रखना है, आपका जो ट्रेनिंग डेटा था, ये रहा। तो लास्ट के 3 सैंपल इसमें क्या आते, ये 1, 2, 3, इन तीनों को इनपुट में देना है आपको। अब ये मैनुअली कॉपी मैं कर रहा हूं, किसी तरीके से आपको लाना पड़ेगा। हाँ, मतलब वही लगा लेना ज्यादा अच्छा है। ये आपका नया सैंपल है। अब इस नए सैंपल को आपको प्रिडिक्ट करवाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको अपने सैंपल का जो शेप है, वो इस तरह से रखना होगा कि सैंपल है एक, np डॉट एरे न्यू सैंपल डॉट रीशेप। एक सैंपल है, कॉमा, और 3 टाइम स्टेप है मेरे, कॉमा, आउटपुट हर टाइम स्टेप पे फीचर भी कितने हैं, एक। ठीक है। सर क्या बता रहा है ये? 194। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, देखो जरा। ये 3 वैल्यू, इन 3 वैल्यू का प्रिडिक्शन, नंबर ऑफ सैंपल, टाइम स्टेप, 3 ही था, 5 रखा था मैंने, क्या रखा है, 3 ही रखा है ना। 3 ही रखा है, वरना एरर आती शायद। 5 कर दिया है। और ये जो डेटा बना है 5 के हिसाब से बना है ना। तो 2 और लेने पड़ेंगे। 1, 2, 1, 2, 3, एक ये 52,670। कायदे से देनी चाहिए थी। जब मैंने लैग फीचर जो बनाए हैं, एक बार कोड को दोबारा रन करना पड़ेगा।
यहाँ तक तो सब सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ तक तो सही है। करा तो इसने वही लगभग जो हम कर रहे थे, थोड़ा इसने सही कर दिया है। हाँ, उस हिसाब से हमारा हो गया था। और ये 56 सैंपल ऑफ 5 टाइम स्टेप। 284 क्यों दे रहा है, क्या हो गया इसे? 1 मिनट कहीं। मतलब? हम्म। एक्स को क्या करूं? 5 5 के हैं। 6 3 2 5। 71 75। 63। हाँ मतलब e की पावर 1 है। 2 साल इधर लगा दो। 63 71 83। 102। ओहो, ये कहानी हो गई है। वाई का खेल बिगाड़ दिया इसने। हाँ, वाई का खेल इसने बिगाड़ दिया है। वाई नहीं बना इससे सही। वाई को लॉजिक इसका मतलब इसने धोखा दे दिया। एक्स तो इसने बना दिया, वाई नहीं बना पाया। एक बार देखते हैं क्या अपना लॉजिक लगाकर। अब जैसे ये इसने 3 बना दिया, 1 2। मान लो लैग की वैल्यू 3 थी, तो ये वाला होना चाहिए था टारगेट। तो इसने आई प्लस लैग करा। सोचा तो इसने सही है वैसे, लेकिन आई की वैल्यू तो हमारा बड़े से शुरू कर रहा है ना। नहीं, शुरू तो 0 से ही कर रहा है क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। आई की वैल्यू पहली बार में आई तो 0 ही होगी। एंड क्यों गलत कर रहा है? आई की वैल्यू यहाँ पर पहली बार में 0, तो 0 से लेकर आई प्लस लैग तक बना। आई प्लस लैग, लैग माने 3 मान लो, तो 0 से लेकर 3 तक हो गया। ठीक है। फिर वाई डॉट अपेंड आई प्लस लैग। करा तो सही है। नहीं नहीं, लिखा तो इसने सही करा है। भाई करा सही है। 0 + 3। 0 से लेकर 0 + 3 तक जाएगा, यानी कि 0 वाला आ गया, 1 वाला आ गया, 2 वाला आ गया। और 0 + 3, और थर्ड वाला बन गया आपका टारगेट। कर तो ये सही रहा है, छोटा मोटा ही कुछ गड़बड़ हो रही है।
बाई आ रहा है 48,651 पहली बार में। 48,651 आने का मतलब क्या है भाई? इनपुट सीक्वेंस, एआई इनपुट सीक्वेंस में हमने अपना प्राइस पास कर दिया, एक्स सही बना रहा है, वाई में उसको दिक्कत आ रही है। जबकि ये सबसे लास्ट वाले का होना चाहिए क्या? लास्ट वाले का भी नहीं होना चाहिए? 48,651, 48,651 इससे पहले 2020 का होगा, तो यानी इतना ही लास्ट वाला ही होगा शायद ये। अब इसमें टाइम इतना ना लगाकर मैं एक काम करूं, जब वाई को मैं यहाँ दे रहा हूं तो इसको रिवर्स कर दूं। वाई को जब ट्रेनिंग में दे रहे हैं यहाँ पर, तो उल्टा कर देते हैं, कॉलन कॉलन -1। हो सकता है हमारी ट्रेनिंग तभी इतना टाइम ले रही थी। चलो देखते हैं, अब कर तो दिया है। खेल बिगड़ा है हमारा। 83 में कि जो हम सोच रहे हैं उसमें भी दिक्कत है। लास्ट जो वाई आया है वो ये आया है, जबकि शुरू 63 से नहीं होना था। अगर हमें लैग नहीं, लैग 5 लिया है तो 1 2 3 4 162 से होना चाहिए था। ये दे रहा धोखा। ठीक कह रहे हो। यानी कि इस वाले से वाई को ऐसे न लगाकर हर बार 5 5 का वाई लेके चलो। तो ये भी तो यही करने की कोशिश कर रहा था। 0 + 5 5 का निकालता, फिर 10 का निकालता। समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी ये गलत हो क्यों रहा है। होना नहीं चाहिए गलत, लॉजिक तो इनका सही लिखा हुआ है। इनपुट सीक्वेंस आई प्लस लैग। एक काम करता हूँ यार, ऐसे तो रुको, मैं मैनुअली
खेल करता हूँ। वाई इज इक्वल टू खाली लिस्ट और आई इन रेंज, और ये हो गया हमारा df डॉट प्राइस, और यहाँ पर वाई डॉट अपेंड पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू नहीं, यहाँ डाल लो 0 से लेके लेंथ ऑफ प्राइस, अपेंड कर दो का i+5 का डेटा। देखना जरा। आए। हो ही जाएगा। -5 और करो। अरे, हमारा ही वैसा आ रहा है, उनका तो सही आ रहा है इसका मतलब, लेकिन ऐसा आ क्यों रहा है ये नहीं आई समझ में यार। ओके। हाँ, सही कह रहे हो यार। एक बार ये भी करके देखते हैं। सेम सब रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आ क्यों रहा है ये समझना। लेकिन फिर एक्स सही क्यों दे रहा है? ये भी तो गलत देना चाहिए था। ये सही दे रहा है। ऐसे कैसे? हम्म, हमारे डेटा में ही तो समस्या नहीं है, हम चैट जीपीटी को ब्लेम कर दें, पता चला हमारे डेटा में ही समस्या है। इससे पहले एक बार मैं df डॉट प्राइस को प्रिंट करके देखता हूँ आ क्या रहा है। ये तो काइंड ऑफ मैजिक सा हो गया। क्या क्या? अच्छा।
कह रहा है ऐसे करो। रुको यार, टाइम बहुत हो गया, अगला बैच भी आएगा मेरा। तो लास्ट बैच में मैंने पढ़ाया ही होगा। वेट कर लो सर अभी, 12 बजे शुरू होगा बैच। चल रहा है आपका? हो गया इनका? बताओ बताओ बताओ। आई प्लस लैग। आई प्लस लैग +1। 184। 93 2। हाँ, अब सही लग रहा है। ठीक है। अब सही सा लग रहा है। एक बार फिर चला देते हैं। अरे रुको, फिर मैंने ये रिवर्स जो कर दिया, ये नहीं करना है। कितनी सारी बातें हैं देखने करने समझने को। देखो चल गया तो ठीक, नहीं चलेगा तो लास्ट वाले बैच का मैं देख लूंगा एक बार, क्योंकि टाइम अपना बचाना है। 55 पे आ गया। चलो यहाँ देखते हैं। 31,814। नहीं, थोड़ा सा भी गड़बड़ है। इनपुट स्टेप मतलब लैग वाली बात हो गई, ठीक है। आउटपुट स्टेप हमारा बाय डिफॉल्ट 1 है ही। वही करा हुआ है। चलो देखते हैं फिर। df.price लैग फीचर 5, और हर लैग फीचर में एक ही मुझे वो चाहिए। क्रिएट डेटा। अरे यार, अब देखो एक्यूरेसी पहली बार में 90 वाली टच कर गई थी, फिर भी हम गलत तरीका यूज कर रहे थे। सिर्फ एक्यूरेसी देखकर हम नहीं कह पाएंगे सब सही है हमारा। तो हमें डोमेन नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। चल तो रहा है। 23 तक आए हैं। ईपॉक एक बार में ही निपटा देते हैं। नहीं, अभी भी दिक्कत है। लर्निंग रेट फास्ट लग रहा है मुझे अपना। लर्निंग रेट स्लो करना पड़ेगा।
चलो एक बार प्रिडिक्शन देखते हैं क्या आ रहा है। ऊट पटांग तो नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत सही आना चाहिए। 5 ही रखा है ना मैंने। एडम, R2, MAE, रीशेप, ईपॉक 10 पे अच्छा आ गया था। आर ने लगाया है 500 का। अगले वाले में भी आर ने। अगले वाले में LSTM है। लेकिन वो आगे के 3 के लिए लगाया है। चलो 1 मिनट रुको। नहीं, गड़बड़ सा ही लग रहा है। 50 से आगे निकल ही नहीं पा रहा है। डेटा वही ले लिया। सीक्वेंस वही कर दिया। ये भी सब वही है। हम्म। आ गया। बस एक गलती थी। एक्टिवेशन यहाँ पर हमें RNN का वैल्यू दे देना है। बाकी आपका सही चलने लगा। अब देखो, तो ऐप की पहली बार में एक्यूरेसी सही आ गई। 96% एक्यूरेसी आ गई। और इस डेटा पर जब आप इसे चला रहे हैं, तो अब ये रिजल्ट दे रहा है 1,25,000। यानी कि जो अभी गोल्ड का ट्रेंड है उसके हिसाब से जो हमने LSTM ट्रेंड किया है, इस LSTM के हिसाब से 2026 में गोल्ड का जो प्राइस रहना चाहिए वो 1,25,800 समथिंग कुछ अपना रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम सीरीज के डेटा पे काम कर सकते हैं। तो जो हम लोग मिसिंग कर रहे थे काफी देर से, वो ये वाला पॉइंट था। और अगर इसमें RNN की जगह LSTM लगाएं। थोड़ा सा एक्यूरेसी पीछे रह गई हमारी। तो LSTM ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, RNN ज्यादा अच्छा चल रहा, कोई डेटा छोटा है आपका। ठीक है। चलो, तो अब घर जाके आपका टारगेट क्या है? सेम प्रोग्राम दोबारा बनाएंगे फीचर स्केलिंग के साथ। जो प्राइस कॉलम है, इस पर फीचर स्केलिंग आपको अप्लाई करनी है। और ध्यान रखना, जब फीचर स्केलिंग अप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो छोटी वैल्यू आएगी, उसको वापस से इनवर्स ट्रांसफॉर्म करोगे तब आपका सही चलेगा। RN पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट ये हमारा दे रहा है। चलो, तो एक टाइम सीरीज का आइडिया मुझे लग गया, एक प्रोसेस क्या है वो समझ में आ गया, कैसे इस काम को करना है। चलो, आज इतना ही। कल मिलेंगे, अब कल आगे की बात करेंगे।